2024 में 5 सवाल है, 1 2 3 4 5 5 4 20 मार्क्स। तो इसको देख लीजिए, इस पर डायरेक्ट सवाल आ चुका है और किसी भी साल आ सकता है। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, चार्ज आर्क की वजह से के लैम्डा थीटा। डाइपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या जीरो होगा, क्या जीरो नहीं होगा। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय T1 बाय K प्लस T2 बाय K प्लस T3 बाय K। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एनर्जी कुछ लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क्स, लाइट। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के माइंड मैप के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं लास्ट माइंड मैप में बेटा, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 से कंबाइंड 2024 में 5 सवाल है, 1 2 3 4 5 5 4 20 मार्क्स आउट ऑफ 180। आप खुद सोच लो। और 2023 के पेपर में 3 सवाल पूछे गए थे ऑन एन एवरेज। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 यानी कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिला के हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 3 4 5 सवाल। और तो वेरी करता है हर साल, वो नीट के सन की बुड्ढे के ऊपर है भाई, लेकिन 3 4 5 सवाल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिला के कहीं भी नहीं गए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बढ़िया से माइंड मैप की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी बेटा, सर एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि ये होने वाली है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी बात कि अगर ये एक एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट जाहिर सी बात है कि जूल्स होने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो यार, कुछ चार्जेस रखे इनफाइनाइट सेपरेशन पे। अब उनको इनफाइनाइट सेपरेशन से मान लीजिए लेके आया मैं, है ना, Q1 और Q2 है मान लीजिए इनफाइनाइट सेपरेशन पे, उनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट, उनको लेके आया और इस अरेंजमेंट में रख दिया। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, जी हाँ कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क मुझे करना पड़ा वही इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। शुरुआत करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस से, Q1 और Q2 प्लेस एट अ डिस्टेंस R। तो बेटा यहां पे हम U लिख देते हैं। वैसे वो डेल्टा U इसलिए हुआ क्योंकि वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। रेफरेंस के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो हम जीरो मान लेते हैं। तो U हो गया आपके पास K Q1 Q2 बाय R, K हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। अच्छा मैं फिर कह रहा हूं 50 मिनट में आपको कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं सिखा सकता इस दुनिया में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में कम से कम टोटल नहीं तो भी करते हुए 30 लेक्चर लगते हैं, एटलीस्ट 1.5 घंटे के 30 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 अगर आप कहीं से भी सीखोगे ना, कम से कम 30 लेक्चर्स लगेंगे एटलीस्ट। मतलब मैं 12th की बात कर रहा हूं, हो सकता है ड्रॉपर्स के लिए ये लेक्चर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, बट ऑन एन एवरेज 30 लेक्चर्स लगते हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पढ़ने में, 1.5 घंटे के। तो 50 मिनट में तो कोई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखा नहीं सकता। तो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, जी हाँ दोस्त रिवाइज कर रहे हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है ना। फिर तो वो लोग तो बेवकूफ हुए जो 30-30 लेक्चर पढ़ाते भी हैं, और वो बच्चे भी बेवकूफ हुए जो 30-30 लेक्चर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, फिर उसमें महारत हासिल करते। फिर तो क्या सब लोग 50 मिनट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। बेटा माइंड मैप्स आर ओनली मेंट फॉर रिवीजन। आपने नहीं पढ़ा है जाके पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे रिवाइज करने के लिए आइए। ये मैं नहीं, आपको हर टीचर बोलेंगे, हर साल माइंड मैप में बोलेंगे। चलिए, तो U बराबर है ना, सुन के हो सकता है कि यार दिल को थोड़ा सा अच्छा ना लगे उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ बिना पढ़े माइंड मैप से पढ़ने के लिए आ गए। आप रिवाइज करने आए, आपका स्वागत है। रिवाइज करने आए तो बहुत अच्छी बात है, क्लास में नहीं पढ़े, पढ़ के आइए फिर रिवाइज करने आए। चलिए कंटिन्यू। तो ये हो गया K Q1 Q2 बाय R। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुट Q1 एंड Q2 जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में नहीं किया, हमने चार्ज को साइन के साथ पुट नहीं किया, लेकिन यहां पे करेंगे। पुट Q1 एंड Q2 विद प्रॉपर साइंस, है ना, उनको साइन के साथ। पॉजिटिव है जो चार्ज उसको पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अच्छा अगर लाइक चार्जेस हो गए यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, सही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कैसी एनर्जी आएगी, रिपल्सिव एनर्जी। और यदि अनलाइक चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई नेगेटिव यानी अट्रैक्टिव एनर्जी, ठीक है। पुट Q1 एंड Q2 विद साइंस, पुट Q1 एंड Q2 विद साइंस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी दो चार्जेस के लिए तो देख लिया, दो से ज्यादा हुए तो पेयर्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पेयर्स बनाने पड़ेंगे बेटा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे
हाँ भाई इधर देखना, जैसे इधर देखिए, ये हो गया Q1 है ना, ये हो गया Q2 जी गुरुजी, और ये हो गया Q3। तो अब यहां पे कितने पेयर बने, 1 2 और 3, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो सिर्फ 2 चार्जेस के लिए निकालना आता है, तो 2 से ज्यादा हो जाए तो हमें पेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे कितने पेयर बन गए, Q1 Q2 का, Q2 Q3 का, Q1 Q3 का, 3 पेयर बन गए। सर कैसे पता चलेगा कितने पेयर बनने, वैसे तो लॉजिक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए n चार्जेस है तो नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे n इंटू n माइनस 1/2। जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस है तो 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 3 2 जा 6, 6/2 3, तो 3 पेयर बन गए। 4 होंगे तो आप होशियार है, 6 पेयर्स बन जाएंगे। तो यू सिस्टम कितना हो जाएगा, समेशन, ये सिग्मा है या समेशन है, समेशन यानी यू पेयर्स, जितने भी पेयर्स आए हैं उन सारे पेयर्स का आप क्या कर दोगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे मान लो ये हो गया ए, डिस्टेंस हो गई ए, है ना, सुनना बहुत ध्यान से, डिस्टेंस हो गई ए, डिस्टेंस हो गई ए, और ये भी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस भी होगी बेटा ए। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, यू ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ, हाँ सर। तो 3 पेयर हैं, तीनों पेयर्स का आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q2 Q3 बाय ए प्लस के Q3 Q1 बाय, तो जितने भी पेयर्स है ना उन सब का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दोगे तो सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गया, जाहिर सी बात है जूल हो गया, अंडरस्टूड है, ठीक है ना भाई। चलो यार, तो इसको देख लीजिए फटाफट से, इसको देख लीजिए, है ना। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा कि डेल्टा यू इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इसको आप याद रखिए, काम आता रहता है। डेल्टा यू इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ा है। एक सेकेंड, ठीक से इसको लिख दूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, डेल्टा यू यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इस पे 3-4 सवाल तो इसी पे आ गए कि पहले ये कॉन्फ़िगरेशन था, बाद में कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस पे नीट में कम से कम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कम से कम 3-4 सवाल पूछ चुका है, तो आप वो पीवाईक्यूज जरूर से कर लेना, है ना। ठीक है, हाँ सर, इसको देख लीजिए, चलते अपन आगे चलेंगे साहब। ठीक है, अच्छा, अब यार इस पे भी सवाल पूछ चुका है और उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए की पॉइंट लेके आया हूं। क्या की पॉइंट है गुरुदेव, देखो मैं आपको बताता हूं कि Q हो गया बेटा के Q1 Q2 बाय आर, के क्यू, देखो थ्योरी तो आप पूरी पढ़ ही चुके ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, थ्योरी तो आप सब पढ़ ही चुके हो, है ना। यहाँ पे हम सारे कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारी चीजें रिवाइज करने के लिए आए हैं। U बराबर के Q1 Q2 बाय आर। अब सुनो, अगर Q1 और Q2 पॉजिटिव हो गए या Q1 और Q2 नेगेटिव हो गए, मतलब लाइक चार्जेस हो गए, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जानी, पॉजिटिव। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है, चार्जेस के बीच का आर, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनके बीच का सेपरेशन कम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगा, अगर यू पॉजिटिव है। और वही यहां पे क्या हो गया, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव या Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, यानी अनलाइक चार्जेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो क्या होगा, तो आर बढ़ने पर यू बढ़ेगा, आर घटने पर यू घटेगा। इस पे सवाल पूछ लेगा कि पूछ चुका है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा रहा हूं, तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब लाइक चार्जेस है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों लाइक चार्जेस है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। आर बढ़ने पर यू कम होगा, आर घटने पर यू बढ़ेगा। ये की पॉइंट बहुत प्यारा है, इस पे सवाल पूछ चुका है ऑलरेडी और पूछ सकता है किसी भी साल, तैयार रहिएगा। देख लीजिए इसको, चलते हैं फिर आगे। ठीक है साहब, ओके। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बात करते थे कि भाई इनफाइनाइट से चार्जेस लेके आ रहे हैं, है ना, कितना वर्क करना पड़ रहा है। यहां पे है कि पी पॉइंट पे आपने कोई चार्ज लाए, यूनिट चार्ज लाए इनफाइनाइट से और पी पॉइंट तक ला दिए, तो यहां पे यूनिट चार्ज की बात हो रही है, यूनिट चार्ज की बात हो रही है। वहां पे हम यूनिट चार्ज की बात नहीं करते थे, यहां पे हम यूनिट चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर। यहां पे भी ये जो क्वांटिटी है बेटा, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये कैसी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे भी आपको पुट क्यू विद साइन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हम यहां पे
क्यू को साइन के साथ पुट करेंगे ताकि हमें पता रहे कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं देखना हमें, ठीक है, डायरेक्शन नहीं देखना है हमें। अच्छा, यहां पे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ऐसे इस तरीके से डिफाइन होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन हो जाएगा, वर्क डन डेल्टा यू, याद है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूं डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाय क्यू नॉट या क्यू, जैसा भी आप बोलना चाहें, है ना। तो इस तरीके से आपने क्लास में भी देखा होगा। हाँ सर, ठीक है सर। तो चलते आगे, मतलब चलते हैं पीछे। तो अब आपको पेपर में पूछ लेता है कि लेट सपोज कोई चार्ज है, मान लो क्यू नॉट है, उसको मैं ए से भी लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, मैंने आपको क्या बताया था? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या डेल्टा यू जो बोलना है आपको आप बोल सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय द चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? चार्ज जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्यू चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं ए से बी, तो वर्क डन कितना हो गया? क्यू इंटू वी फाइनल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी वी बी माइनस वी। एग्जांपल के तौर पे एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं ए से बी, फाइनल पोटेंशियल है -500 वोल्ट, -500 वोल्ट, इनिशियल पोटेंशियल है 500 वोल्ट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया बेटा? ये हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, -500 -1000 जूल। इस पे भी सवाल पूछ सकता है। अच्छा, किसी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आप आसपास के चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। क्यों एल्जेब्रिक सम करेंगे दोस्त? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर है, वेक्टोरियल सम क्यों करेंगे, है ना। तो सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल, सुपरपोजिशन समझ गए? धप्पा, एक पोटेंशियल के ऊपर दूसरा पोटेंशियल, तीसरा पोटेंशियल, एक पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जीरो पोटेंशियल पॉइंट की अगर अपन यहां पे बात करें, यानी कि दो चार्जेस हैं, मान लीजिए दो लाइक चार्जेस हैं, है ना, तो उनको जोड़ने वाली लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जीरो पोटेंशियल होगा? तो नो जीरो पोटेंशियल पॉइंट अगर लाइक चार्जेस है। अगर अनलाइक चार्जेस है तो दो पॉइंट्स होंगे उनको जोड़ने वाली लाइन पे जहां पे हमें जीरो पोटेंशियल मिलेगा। जैसे एक हो गया मान लो चार्ज Q1, एक हो गया चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये अनलाइक नेचर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, एक होगा ये A और एक होगा B। ए जो होगा वो इनसाइड होगा, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के इनसाइड, ए इक्वल्स टू Q2R बाय Q1 प्लस Q2, और आउटसाइड पॉइंट होगा बी, ये यहां पे, एक मिनट, ये यहां पे आ जाएगा आपके पास Q1 आ जाएगा, Q1R डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देख Q1R बाय Q1 माइनस Q2 आउटसाइड पॉइंट हो गया। इसको देख लीजिए स्लाइड को, चलते हैं फिर अपन आगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी हो गया, ये भी बतला दिया है मैंने, ठीक है साहब। अब बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पोटेंशियल की। तो याद करो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने देखा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, कुछ वैसा ही है, कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस वहां पे जी था, यहाँ पे के, वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब शेल है मतलब हॉलो है, तो हॉलो है तो चाहे आप कंडक्टिंग लो चाहे नॉन कंडक्टिंग लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टिंग है, हॉलो है ना, तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अंदर मसाला ही नहीं है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर जो पोटेंशियल हो गया वो कांस्टेंट है, पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, और वो सरफेस के बराबर है के क्यू बाय रेडियस। सरफेस पे कितना? के क्यू बाय रेडियस, और बाहर कितना? के क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा कुछ आएगा, इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ आएगा, अंदर कांस्टेंट के क्यू बाय रेडियस, मैक्सिमम, ये पूरा मैक्सिमम चल रहा है, और जैसी बाहर निकले वैसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो कितनी होगी बेटा? वो होगी स्मॉल आर, इस प्रकार से, ठीक है। इसको देख लीजिए। अच्छा सर, अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ और सॉलिड हुआ, मतलब अंदर मसाला भी है और नॉन कंडक्टिंग है, तो सारा का सारा चार्ज कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। हाँ सर, तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, केस 1। अब देखो यहां पे है क्या कि सरफेस पर वही फॉर्मूला जो पीछे था के क्यू बाय रेडियस, बाहर वही फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर, लेकिन अंदर जो फॉर्मूला है वो है के क्यू इंटू 3 रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। ये स्मॉल आर क्या है? पॉइंट पी जहां पे पोटेंशियल चाहिए उसकी दूरी सेंटर से।
तो अगर आप इसको 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एट r इक्वल्स टू 0, यानी कि सेंटर की मैं बात करूं, एट r इक्वल्स टू 0 यानी सेंटर पर r कितना हो गया, स्मॉल r 0 हो गया। एट सेंटर कितना आ जाएगा बेटा, सर स्मॉल r 0 कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगा सर 3k⁴/2r आ जाएगा, सॉल्व करोगे 3k⁴/2r आ जाएगा, है ना। ओके सर, और v सरफेस हो गया k³ रेडियस, v आउटसाइड हो गया k³ इसका ग्राफ कैसा आता है हम ऑलरेडी देख चुके ग्रेविटेशन में। ये सेंटर पे हो गया, उसके बाद ये घटेगा और सरफेस पर कितना हो जाएगा बेटा k³ रेडियस, उसके बाद वापस से घटेगा। ये वाला पोर्शन हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला पोर्शन हो गया ये वाला हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, पेपर में पूछ सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया पैराबोला, ये क्या हो गया बेटा पैराबोला, इसको याद रखने हो गया पैराबोला, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इस पर डायरेक्ट सवाल आ चुका है और किसी भी साल आ सकता है, तो रिस्क नहीं ली जा सकती, ठीक है। और एक पंथ दो काज, यानी कि आप ग्रेविटेशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यही सेम चीज, और यहां पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, डन हो गया। चलेंगे आगे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। ये एक रॉड है, चार्ज्ड रॉड है, ये क्या है प्यारे बच्चों, सर दिस इज अ चार्ज्ड रॉड। और इसको अच्छा लास्ट क्लास यानी लास्ट माइंड मैप में मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी सबके बारे में बता दिया था। ये एक रॉड है, चार्ज रॉड, क्यू इसका चार्ज है, एल इसका लेंथ है, तो इसके इस एंड से इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो इसके ए एंड से लेट सपोज डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया हमने पी, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा k⁴/L ln ऑफ d प्लस एल बाई डी, ध्यान रखिएगा होगा ln ऑफ d प्लस एल बाय डी, ठीक है। ओके सर, Q/L को मैं क्या लिख सकता हूं, Q/L को मैं लैम्डा भी लिख सकता हूं, हाँ सर, तो ये हो जाएगा आपके पास k लैम्डा इंटू ln ऑफ d प्लस एल बाय डी, ठीक है। ओके सर, अच्छा उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा चार्ज्ड रिंग की, किसकी बात करते हैं, चार्ज्ड रिंग की बात करते हैं। चार्ज रिंग की एक्सिस पे मान लीजिए एक चार्ज रिंग है, चार्ज हो गया हमारे पास बेटा, इस पे छिड़क दिया हमने चार्ज Q, रेडियस हो गई मान के चलेंगे R, रेडियस कितनी हो गई बेटा, रेडियस हो गई कैपिटल आर, रेडियस हो गई कैपिटल आर, तो ये हो गया सेंटर, सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है हमारे पास P, सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट हमारे पास P, तो इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा k⁴/√r² + x²। प्लीज याद रखें, चार्ज मैंने बोला ना, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के ही केसेस में चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, k⁴/√r² + x², ठीक है साहब, k⁴/√r² + x²। अच्छा अब इस ये फिक्स है x² की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, तो अगर x² की वैल्यू 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू 0 हो जाए तो कितना आ जाएगा आपके पास k³ रेडियस, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो गई तो पोटेंशियल पे जो एक सेकेंड पोटेंशियल बोला, सेंटर पर जो पोटेंशियल हुआ v एट सेंटर ऑफ अ चार्ज रिंग वो हो गया k³ रेडियस, वो मैक्सिमम है। और बाकी ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, प्लस इनफाइनाइट पे भी 0, माइनस इनफाइनाइट पे भी 0, इस प्रकार का ग्राफ होगा। और मैक्सिमम कहां आएगी बेटा, सेंटर पर आएगी k³ रेडियस। इसको देख लीजिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छाप लें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, चलते हैं आगे, ठीक है सर। तो अब अपन बात करें बेटा चार्ज्ड आर्क, है ना, चार्ज्ड आर्क है, ये पता होना चाहिए, चार्ज्ड आर्क, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, चार्ज्ड आर्क की वजह से k लैम्डा थीटा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, k पता ही है, थीटा क्या है, आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, बस याद रखना कि डिग्री में नहीं लेना, ये रेडियन में लेना है ना, इन रेडियन, तो ये रेडियन में होना चाहिए बेटा थीटा, तो k लैम्डा थीटा, एक मिनट हाईलाइट कर देते हैं, k लैम्डा थीटा चार्ज्ड आर्क हो गया, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ठीक है सर। चले आगे, हाँ सर, अब बात करेंगे बेटा डाइपोल की। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको, डाइपोल मोमेंट, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डाइपोल मोमेंट। तो ये बेसिकली डाइपोल क्या है, डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। डाइपोल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस एंड अपोजिट इन नेचर, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन
नेचर में अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, डी ले लो 12 ले लो, जो लेना है ले लो, मर्जी है आपकी, मर्जी। 12 क्यों लिया, अरे डी ले लो भाई, इच्छा है आपकी। तो इसको डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो भाई अपन ना डी ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डी डी, है ना। तो डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया क्यू इंटू डी, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यू लिखा है इसलिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, डिस्टेंस हो गया डी। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, है ना। तो यूनिट कितना हो गया बेटा इसका, कूलम्ब मीटर, इसका यूनिट हो गया सर कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो गया इसका डायरेक्शन, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मान लो ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, कैपिटल क्यू लो स्मॉल क्यू लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक पॉइंट है ना, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, इनके बीच में होगी कुछ डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, ये कैपिटल पी है, मैं इसको कैपिटल पी कर देता हूं, है ना। एक पॉइंट है कैपिटल पी, इस पे ये तो एक जनरल पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या होगी बेटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है सर। अब अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करूं, यानी अ पॉइंट लाइंग ऑन दी एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी इस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो थीटा कितना हो गया 0, थीटा 0 हो गया, तो आप सॉल्व करोगे तो 2 केपी बाय आर क्यूब। मैं अभी पहले मैग्नीट्यूड बता देता हूं, फिर डायरेक्शन की बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये इक्वेटोरियल हो गया, है ना। ये हो गया एक्सियल एक्सिस पे, और ये हो गया इक्वेटोरियल 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 डिग्री पे हो गया तो थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया तो आपके पास वैल्यू है केपी बाय आर क्यूब। अब सुनो, जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का डायरेक्शन सेम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के बराबर होगा 2 केपी बाय क्यूब, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का। अच्छा, और यहां पे इक्वेटोरियल पे जो होगा वो होगा माइनस, डायरेक्शन बता रहा हूं, माइनस के पी वेक्टर बाय क्यूब, यानी जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा एक्सियल पे। मैं बना के भी बता देता हूं, मैं बना के भी बता देता हूं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल, मैग्नीट्यूड के रेशियो की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एक मिनट, और वो जो मैं बोल रहा हूं ना वो मैं बना के भी बता देता हूं, बाय ई इक्वेटोरियल, है ना, बाय ई इक्वेटोरियल। तो ये मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, हाँ सर 2/1 आ रहा है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री विद डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द डाइपोल मोमेंट। इसको देख लो, फिर मैं डायग्राम भी बना देता हूं, जो मैं बोल रहा हूं मैं डायग्राम भी बना देता हूं, ठीक है। देखना भाई, नू कह रहा, इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ ये एक्सिस है और ये इक्वेटोरियल ले लेते, ठीक है। मान लो ये हो गया बेटा माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है एक्सियल पॉइंट, ये हो गया एक्सियल पॉइंट, और ये हो गया प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या है, सर डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, ये डाइपोल मोमेंट की दिशा हो गई, पी वेक्टर हो गया ना, यस सर। तो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही होगी, यानी एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक मिनट, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इन द सेम एज दैट ऑफ, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बेटा, वो कैसी होगी, कैसी होगी, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। ये मैं बोल रहा था, ये हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना, ठीक है साहब। चले आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करते हैं बेटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करें तो वही जनरल पॉइंट पे हो जाएगा केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये एक स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन का तो कोई हमको नीड है ही नहीं, तो पी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल हो गया केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। एक्सियल के लिए थीटा हो गया 0, तो आ गया केपी बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल के लिए थीटा हो गया 90, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल हो गया 0। बात करें टॉर्क ऑन अ डाइपोल की, एक मिनट, तो कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है।
चलिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपने डाइपोल रख दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपने डाइपोल रख दिया, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बेटा कभी डाइपोल रख दिया तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क होगा कितना, पी क्रॉस ई। मैं भी इस पे आऊंगा, पी क्रॉस या पीई साइन थीटा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे अपन आएंगे। तो टाउ मैक्स कितना हो गया बेटा, जब थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा 90 हो जाएगा तो टाउ मैक्स कितना हो गया पी इंटू ई। और टाउ मिनिमम कितना हो गया बेटा, टाउ मिनिमम हो गया पी ई साइन थीटा। थीटा या तो 0 या तो 180 हो तो टॉर्क हो जाएगा 0। तो थीटा 180 भी हो या फिर 0 भी हो, दोनों में से कोई भी चीज हो। अच्छा अब यूनिफॉर्म फील्ड की मैं बात करूं, आपको पता है यूनिफॉर्म फील्ड की मैं बात करूं, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब एक जैसी फील्ड, तो रोटेशनल मोशन ओनली, यानी टॉर्क तो होगा, नो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कोई नेट फोर्स नहीं होगा, है ना। कोई यहां पे हमारे पास टॉर्क तो होगा लेकिन यहां पे नेट फोर्स नहीं होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बोथ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, यानी नेट फोर्स भी होगा और नेट टॉर्क भी होगा। ठीक है, देख लीजिए। हाँ सर, अच्छा यहां पे टॉर्क होगा ही होगा, मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, एफ नेट नॉन जीरो एंड टाउ नेट नॉन जीरो, दोनों चीजें नॉन जीरो। और यहां पे एफ नेट तो जीरो है ही सही, एफ नेट तो जीरो है ही सही, लेकिन टाउ नेट मे और मे नॉट बी जीरो। क्यों भाई, डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन, मे और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने पहले ही ना लिख दिया पूरा। वहां पे तो नेट फोर्स भी होगा, टाउ नेट भी होगा, यहां पे नेट फोर्स नहीं होगा लेकिन टॉर्क नेट जीरो हो भी सकता है और नॉन जीरो ही हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, इसको देख लीजिए, चलते फिर अपन आगे। डन हो गया। हाँ सर, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, हाँ यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, है ना। तो यहां पे हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, डाइपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, डाइपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या जीरो होगा, क्या जीरो नहीं होगा। तो वर्क डन पे बाद में आएंगे, पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल को रख दिया, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को रख दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी डॉट या माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, मिनिमम कब होगा यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कॉस थीटा 1 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई माइनस पी इंटू ई। अब थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो गया 0, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में। ठीक है, मैं इस पे आऊंगा, वर्क डन पे आऊंगा, थोड़ा सा रुके। मैक्सिमम, यू मैक्सिमम यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 180 हो जाएगा, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यू मैक्स हो गया प्लस पीई। 180 डिग्री किस किस के बीच का एंगल है बेटा, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ऑलरेडी देख चुके कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स भी होगा टॉर्क भी होगा। अच्छा अगर आपको वर्क डन, ये वर्क डन किस में, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, डाइपोल को रोटेट करने में फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना है तो वर्क डन हो जाएगी, ये वही स्मॉल पी आप मान के चले, है ना। तो वर्क डन हो जाएगा पी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल, है ना। इसको आप देख लीजिए, पूरा आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्क डन हो गया, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बोलो बेटा, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से समझ में आ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऐसे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम हो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को लोकस भी बोलते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनका सबका पोटेंशियल सेम हो, एक ऐसा सरफेस जिसपे मौजूद सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को, एक कंडक्टर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर को या इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पे कट करती है। और ये हम देखेंगे अभी यहां पे, यहां से मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पोटेंशियल कम होता है। अब वी और ए और बी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इनका तो पोटेंशियल सेम हो गया, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है। तो देखो सी का पोटेंशियल कम है। अब आप देखो कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखेंगे,
है ना। तो इस तरीके से स्फेरिकल दिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। और ये क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और कंडक्टर्स, ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एवरी लोकेशन। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। वर्क डन तो ये होता है ना भैया, Q इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी ही जीरो होगा क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो वर्क डन भी जीरो होगा, है ना। और यहां पे मैं एक चीज 3 4 5 यहां पे लिख देता हूं, ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं करते, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिश्ता क्या कहलाता है? E इज माइनस डीवी बाई डी आर। इस पे अभी मैं आऊंगा, E इज माइनस डीवी बाई डी आर। तो सबसे पहले तो आप बोल सकते हो बेटा कि V वर्सेस R ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव, ये माइनस इधर चला गया, डीवी बाई डी आर क्या हो गया? नेगेटिव। डीवी बाई डी आर हो गया स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ। तो आप यूं बोल लो कि स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ का नेगेटिव हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अच्छा, डी आर इधर चला गया, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस भेज दिया, डेल्टा वी इज नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। ये क्या है? इंटीग्रेशन मींस एरिया। तो एरिया अंडर ई वर्सेस आर ग्राफ गिव्स अस चेंज इन पोटेंशियल। नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर ई वर्सेस आर ग्राफ गिव्स अस चेंज इन पोटेंशियल। और अगर हम पूरा ऐसे लिखना चाहें तो हम पूरा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस बाहर निकाल लें, डेल वी, ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले, है ना, वर्क पार एनर्जी में भी बता चुका हूं, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सर बिल्कुल सर याद है बहुत अच्छे से, डेल वी बाय डेल जेड के कैप, डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो ये हो गया ई एक्स, है ना, खोल दोगे तो हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस अंदर चला गया, ई एक्स ई वाई ई जेड, ये आ गया अपने पास। अच्छा, ये आपको क्लास में डिराइव करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मान लीजिए कोई चार्ज है, उसको v स्पीड से, m मास का चार्ज है, q चार्ज है, उसको बहुत दूरी से आपने फेंका v वेलोसिटी से, किसकी तरफ? एक फिक्स्ड q चार्ज की तरफ। तो जाएगा, रिपल्शन होगा, धीरे 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 उसकी रफ्तार क्या होती जाएगी? मिनिमाइज होती जाएगी। और एक पॉइंट आएगा जब वो चार्ज इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, भले वो फिर वापस लौटेगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी ये डी मिनिमम होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल से हमें डिराइव करते हैं क्लास में। डी मिनिमम हो गया 2k क्यू क्यू बाय एम वी स्क्वायर, वी हो गया वेलोसिटी। ये देख लीजिए इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी पूछता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। हाँ सर, चलें आगे, चलें साहब। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर कनेक्टेड, व्हेन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर कनेक्टेड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। कनेक्ट कर देते हैं, हाँ, तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। मान लीजिए इनिशियली चार्ज था Q1 और Q2, रेडियस है R1 और R2, फाइनली चार्जेस हो गए Q1 डैश और Q2 डैश, है ना। तो हम बोलेंगे कि यार पोटेंशियल सेम हो जाता है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल K इंटू Q1 डैश बाय R1 बराबर K इंटू Q2 डैश बाय R2, टोटल चार्ज रिमेन्स द सेम। टोटल चार्ज कितना होगा बेटा? Q1 प्लस Q2, दैट विल रिमेन सेम। तो Q1 डैश और Q2 डैश का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, R1 इंटू Q टोटल बाय R1 प्लस R2, R2 इंटू Q टोटल बाय R1 प्लस R2, Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 2 का रेशियो E1/2 इज R2 बाय R1, इजीली डिराइव किया जा सकता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू स्फीयर्स का रेशियो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 R2 बाय R1, ये भी डिराइव किया जा सकता है। सारे इन पे रिलेशंस पे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है ना, देख लेंगे इसको, देख लेंगे। चले आगे, हाँ सर चलते हैं आगे, आ जाइए भाई। अब बात करते हैं बेटा कैपेसिटेंस की। किसकी बात करते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस को। इसका कोई ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, वैसी कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस हम देखते हैं रेजिस्टर का, कैपेसिटर का देखते हैं कैपेसिटेंस, इंडक्टर का देखते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। समझ में आ रही बात? ठीक है सर। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, इक्वल्स टू है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है सी, कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। किस किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस? ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। किस चीज पर नहीं डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है,
भले वो फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, मीडियम एरिया एंड डिस्टेंस, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फेराड हो गया, आप आराम से इजीली यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ दिया तो चार्ज कैपेसिटर पे आ जाएगा, एक प्लेट पे प्लस सीवी, एक प्लेट पे माइनस सीवी। हाँ सर पता है ना, एक प्लेट पे प्लस सीवी, एक प्लेट पे माइनस सीवी। वर्क डन बाय बैटरी होने वाला है, वर्क डन बाय बैटरी होने वाला है Q इंटू वी, या फिर आप बोल लो CV स्क्वायर, QV बोल लो या CV स्क्वायर बोल लो। वर्क डन बाय बैटरी मान लो 100% है, तो इसका सिर्फ 50% ही स्टोर होता है किसमें बेटा, कैपेसिटर में। QV/2 बोल लो, CV² 2 बोल लो, Q²/2C, तीनों सेम फॉर्मूले। 50% ही सेव हुआ कैपेसिटर में, तो बैटरी ने बोला कि यार मैंने वर्क किया CV स्क्वायर, तेरे पास है हाफ CV स्क्वायर, बचा हाफ CV स्क्वायर का क्या बचा हुआ 50% कहां गया। जो बचा हुआ 50% है वो डिसिपेट हो गया, एनर्जी डिसिपेटेड या वेस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। मतलब जितना ये उतना ही, जितना स्टोर किया उतनी ही वेस्ट हो गई, इसी के बराबर 50%। देख लें इसको, है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा, एक पे प्लस सीवी, एक पे माइनस सीवी, प्लस सीवीएन माइनस सीवी, ठीक है साहब। मैं हट गया साइड में ताकि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे वेरिएशन विद प्लेट सेपरेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, फिर इस पे लौटेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, ठीक है। तो ये होने वाला हमारे पास बेसिकली वो दो प्लेट्स की वजह से σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 वो होता है σ/ε0। सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A ε0। क्यू को लिख दोगे CV, मतलब एक ही फॉर्मूले को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको अगर ये भी पता होगा ना बेटा तो भी चलेगा, आपको अगर ये भी पता होगा तो भी चलेगा, ये तो आप ऐसे निकाल लोगे। अच्छा, वेरिएशन विद प्लेट सेपरेशन, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले कुछ लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो Q बराबर CV, C बराबर ε0A/d, तो है ना ε0A/d, तो पूरा आपने इसको पूरा लिख लिया, बाकी मेन तो Q बराबर CV है। C बराबर ε0A/d, ठीक है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा, C विल बी, वो तो दिख ही रहा है क्या, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। V बराबर क्या हो गया Q/C, C का लिख दिया ε0A/d, तो V डायरेक्टली, एक सेकेंड, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया D के, है ना। मतलब मेन फॉर्मूले आप याद रखें, बाकी उसमें कुछ चीज पुट कर दी वो तो आप निकाल ही लेंगे। जैसे मेन फॉर्मूले Q बराबर CV, C का ε0A/d, V हो गया Q/C। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम ऑलरेडी निकाल चुके इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा, है ना, इसको आप V/d भी लिख सकते हो। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज Q²/2ε0, ये आप याद रखें। बाकी इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। Q को CV रख दिया, C² V², एक C को ε0A/d रख दिया, ये सब अपन क्लास में करते हैं, ठीक है। U यानी एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, है ना। Q²/2C हाफ CV², QV/2, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आप आराम से डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी, हाफ ε0E²। एनर्जी डेंसिटी मतलब सबको पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये पता होना चाहिए। हाफ ε0E², आप चाहो तो इसको V और D के टर्म्स में लिख दो, हाफ ε0। E क्या हो गया बेटा, ये हो गया V/d, तो हो गया V²/d²। प्लेट सेपरेशन के टर्म्स में लिखना है तो लिख दो, ठीक है। तो एक बार आप इन पे नजर मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि इसके सारे रूप पता होने चाहिए, एटलीस्ट एक रूप भी पता होगा तो आप उसमें वेरिएशन ला सकते हो, ठीक है। कोई फॉर्मूला है Q के टर्म्स में तो आप उसको याद रख लो, तो Q बराबर CV रख के तो वेरिएशन लाया ही जा सकता है, ये देख लीजिए, है ना। अब मैं बात करूंगा स्फेरिकल कैपेसिटर की। मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है R रेडियस का, तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4πε0। क्लास में हम वो डिराइव करते ही हैं, क्या बोलते हैं उसको, अर्थ का रेडियस अगर आप ले लोगे 6400 किलोमीटर, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा, है ना। कितना आता है 711 पिको फेराड, वो अपन वो क्लास में देख ले, क्लास नोट्स में देख लेना, है ना, ठीक है। रेडियस पुट कर दिया अर्थ का, तो रेडियस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आ गया, ठीक है। ओके, मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल से, इनर रेडियस से आउटर रेडियस भी, आउटर स्फेरिकल शेल को आपने अर्थ कर दिया, तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस होगा 4πε0AB/b-a। अब मान लो उसने बोल दिया, मैं आगे चलूंगा लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ताकि आपको सहूलियत रहे, ठीक है। हाँ सर, तो अब अगर अपन आगे चलें तो स्फेरिकल कैपेसिटर में सर व्हाट इफ हमने इनर स्फेरिकल शेल को अर्थ कर दिया, तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस होगा 4πε0AB/b- से, जो पहले से था सॉरी 4πε0AB/b- से, प्लस
4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके भी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि पूछता नहीं, बट मैंने लिख दिया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल शेल्स है, फॉलो, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी, लेंथ हो गया एल, और आपने आउटर शेल को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, यानी लेंथ बाय लॉन बी बाय ए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखना है तो आपकी इच्छा है रख सकते हैं। और फिर अपन चलते हैं बेटा आगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स कर देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, है ना। तो ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन पर काफी सवाल पूछे जाते हैं बेटा, पता होना चाहिए। मान के चलिए कि ये छोटी छोटी एन ड्रॉप्स है, सबका रेडियस स्मॉल आर है, हर एक का पोटेंशियल वी है, हर एक का चार्ज क्यू है, हर एक का कैपेसिटेंस सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास इनको कंबाइन करके, कोलेस करके, इसको कोलेस भी बोलते हैं, कोलेस या कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दीजिए आर रेडियस की, तो आपको रिश्ते पता होने चाहिए बड़े और छोटे में। कैपिटल आर हो गया एन, जितनी ड्रॉप्स कंबाइन हुई, एन की पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। क्यू डैश कितना हो गया, एन इंटू क्यू, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। भाई चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा यहाँ पे, तो क्यू इंटू एन हो गया आपके पास बड़ा चार्ज, क्यू इंटू एन हो गया बड़ा चार्ज, है ना। सी डैश हो गया एन की पावर 1/3 इंटू सी की, हर एक छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस बेटा अगर आपके पास सी है, हर एक छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस आपके पास सी है, तो बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू सी, ठीक है। वी डैश पोटेंशियल बड़ी ड्रॉप का हो जाएगा एन की पावर 2/3 इंटू वी। यू की हमको जरूरत नहीं, इसको हम हटा सकते हैं, खाम का कंफ्यूजन होगा, इसको हम हटा सकते हैं। बाकी इतना आप याद रखें तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए, है ना। इस पे ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। तो ये वी डैश क्या हो जाएगा, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसका चार्ज हो गया आप, इसका रेडियस हो गया आर, इसका चार्ज हो गया क्यू डैश, इसका कैपेसिटेंस हो गया सी डैश, इसका पोटेंशियल हो गया वी डैश, और एन ड्रॉप्स कंबाइन हो रही, एक ड्रॉप का पोटेंशियल वी, एक ड्रॉप का चार्ज क्यू, एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस सी, एक ड्रॉप का रेडियस आर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन कैपेसिटर, अगर बैटरी रिमूव कर दिए, दो केसेस होते हैं सबको पता है ना। आइसोलेटेड कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड कैपेसिटर की, मान लीजिए आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और बैटरी रिमूव कर दी, ये पहला केस। और दूसरा केस, बैटरी अगर रिमेन्स कनेक्टेड, अगर ये पहला केस है तो आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज वही रहेगा, और बाकी सारी चीजों में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो सी हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, एक सेकेंड, ए डैश की जरूरत नहीं यहां पे, इसको ठीक कर देता हूं मैं, एक मिनट भाई, हाँ, सी डैश बराबर हो जाएगा के टाइम्स सी। जब भी किसी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है उसमें आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे पूरा का पूरा विदाउट एनी गैप, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी, चाहे कोई सा भी केस हो पहले दो में से। ये चार्ज कांस्टेंट वाला केस है ना, ये पोटेंशियल कांस्टेंट वाला केस है। बाकी चीजों में कैसे चेंज आ रहा है देखो, एनर्जी रिड्यूस होगी के टाइम्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई के टाइम्स, एनर्जी रिड्यूस हो गई के टाइम्स, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया के टाइम्स। लेकिन दूसरे केस में, अच्छा ये आप देखो तो ये हमेशा ये रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे केस कोई भी हो, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से। ये पोटेंशियल कांस्टेंट का केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी, चार्ज बढ़ जाएगा के टाइम्स, एनर्जी बढ़ जाएगी के टाइम। इसको देख लीजिए, ये आपके कॉपी में टेबल भी बनी हुई होगी, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, ठीक है, डिराइव करवाया जाता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अगला है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। जैसे मैंने बताया कि कोई कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मान लो, उसका कैपेसिटेंस सी है, उसमें आपने एकदम पूरा बिना किसी गैप के डाइलेक्ट्रिक भर दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी, ठीक है। सी डैश हो जाएगा आपके पास के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी हो गया इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है। अच्छा सर अगर गैप के साथ भरा तो, गैप के साथ भर दिया, मान लीजिए टी इसकी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और इनके बीच का सेपरेशन है डी, तो सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डिवाइडेड बाय, एप्सिलॉन नॉट ए तो हो ही गया, डिवाइडेड बाय एयर की थिकनेस कितनी होगी, एयर कितना हो गया, ये एयर है ये वाला, तो डी माइनस टी, एयर का तो अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ही लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1 लिखो चाहे डी माइनस टी लिखो, प्लस इसकी थिकनेस टी डिवाइड बाय इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक से अधिक इंसर्ट किए। अच्छा यहां पे हमने खचाखच भर दिए, यानी कि यहां पे हमने कोई भी गैप नहीं दिया, तो हम बोलेंगे डी माइनस टी तो आएगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी वन बाय के प्लस टी टू बाय के प्लस टी थ्री बाय के, ये के वन के टू और के थ्री इस हिसाब से आ जाएगा, देख लीजिए इसको, ठीक है। मैं हट गया साइड में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ सर चलते हैं आगे।
आ जाइए, लेट्स मूव अहेड। अब अपन बात करेंगे बेटा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। किसकी बात करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है, और पोटेंशियल डिवाइड होता है कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में। और जो यहां पे रिलेशन होता है वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर होंगे तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1C2/C1 प्लस C2। जो पोटेंशियल होता है टोटल वो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे V1 और V2 बंटवारा हो गया, तो V1 और V2 का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V। और क्योंकि पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हुआ है तो आप आराम से V1 और V2 भी डिराइव कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर्स कंबाइन होंगे पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा डायरेक्ट एडिशन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। मान लीजिए n कैपेसिटर्स हैं, ईच इक्वल्स टू C, तो यहां पे हो जाएगा C1 प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम्स, तो n इंटू C। यहां पे पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल में, लेकिन चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और चार्ज किस रेशियो में डिवाइड होगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में। तो चाहे दो हमारे पास कैपेसिटर हो, तीनों चारों, आप इजीली चार्ज को डिवाइड कर सकते हो इन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। इसको आप देख लीजिए, फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर्स। मान लीजिए दो चार्ज कैपेसिटर्स को आपने ज्वाइन कर दिया। केस वन है सेम पोलैरिटी टुगेदर, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, तो सेम पोलैरिटी टुगेदर, सेम पोलैरिटी टुगेदर, सेम पोलैरिटी टुगेदर। तो कॉमन पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। इनमें से कोई भी चार्ज अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक तो चार्ज होना चाहिए। कोई भी चार्ज नहीं हुआ तो दो अनचार्ज कैपेसिटर्स को कनेक्ट करके क्या ही मिलेगा हमें। इनमें से कोई भी अनचार्ज हुआ, जैसे ही अनचार्ज हुआ तो V1 0 ले लेना, अगर ये अनचार्ज हो पहले से तो V2 को 0 ले लेना, लेकिन इनमें से एक तो चार्ज होना ही पड़ेगा। V कॉमन आ गया, ठीक है। इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एनर्जी कुछ लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क्स, लाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया यू इनिशियल, ये हो गया यू फाइनल। जो यू लॉस आएगा ये याद रखना है, ये याद रखना है, वी कॉमन, और एनर्जी लॉस आएगा हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर सेम पोलैरिटी आप जोड़ रहे हो तो सर अपोजिट पोलैरिटी जोड़ दी तो बेटा, अपोजिट पोलैरिटी जोड़ दी तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, अपोजिट पोलैरिटीज टुगेदर, ठीक है साहब। अपोजिट पोलैरिटीज, अपोजिट पोलैरिटीज टुगेदर, ठीक है ना साहब। अपोजिट पोलैरिटीज टुगेदर, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1 से चार्ज किया, कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V2 के साथ आपने चार्ज किया, तो V कॉमन हो जाने वाला है C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन तो पॉजिटिव ही होगा, बड़ा माइनस छोटा, C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। जहां पे पहले प्लस था माइनस आ गया। एनर्जी लॉस में जहां पे पहले माइनस था प्लस आ गया, हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। पहले V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था, अब V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है। ये सारे फॉर्मूलों पे सवाल पूछे जा चुके, मैं आपको फिर बता रहा हूं। कोई भी अनचार्ज हुआ इनमें से तो आप उसका पोटेंशियल 0 ले लेना इनिशियल, ठीक है। ये हो गया अपोजिट पोलैरिटीज टुगेदर। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसे तो अपन आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे इसे, पर मैं यहां पे भी आपको बता दूं कि यहां पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है कि अगर यहां पे हमारे पास, जैसे बीच में एक ले लेता हूं मैं C5, ऐसे हुआ, अगर C1 बाय C3 का रेशियो C2 बाय C4 के रेशियो के बराबर हो गया, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, इस तरीके से यहां से चार्ज आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस हो गया तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और C5 कैसा हो जाएगा, C5 बोलेगा बेकार है भैया, टूट गया, तो खत्म हो गया भैया मैटर, C5 यूजलेस हो जाएगा। अगर A और B का पोटेंशियल सेम हुआ, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हुआ, या फिर आप C2 को नीचे लाके C3 को ऊपर लेके जा सकते हो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस भी हो सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C1 इंटू C4 बराबर C2 C3 भी हो सकता है। बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डिटेल में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले चैप्टर में। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको ये छापना था, मैं शायद साइड नहीं हटा इसके लिए साइड हटना था। ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो। और इसी के साथ बेटा ये वाला माइंड मैप और कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमने कर लिया ताबड़तोड़ तरीके से रिवाइज। क्लासेस में पढ़ते रहिए, माइंड मैप सेशंस अटेंड करते रहिए, पीवाईक्यूज लगाते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचाई तक ले जाते जाइए। और मैं आपसे मिलने वाला हूं अगले माइंड मैप में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों।